आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हर तरह की रेडिएशंस इंकलकेटेड है, ठीक है। दीज कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, और इनका जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा के अंदर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजों को रखते हैं। जैसे हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो विद ग्योर 7 कलर्स ऑफ लाइट आर ऑब्टेन्ड। अब यहां तक चलता रहा। ये 1870 की बात थी जब ये वाले प्रोसेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट जो लाइट है इट इज हैविंग वेव कैरेक्टर, यहां तक पहुंच गए कि लाइट का वेव कैरेक्टर है। न्यूटन ने काम किया, न्यूटन के बाद हाइजन ने काम किया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा काम किया दैट इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, डाइफ्रैक्शन हो गई, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स हो गई। अब प्रॉब्लम कब आई? जब कुछ फिनोमिनास, एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड तीसरा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। क्योंकि 1870 के अंदर जब लाइट को एज अ वेव एक्सेप्ट कर लिया गया, अप टू 30 इयर्स 900 तक यही चलता रहा। तो इन द ईयर ऑफ 900 प्लैंक्स, उसने इस पे काम किया, इन चीजों के ऊपर, एंड ही केम आउट विथ सर्टन जनरलाइजेशन। प्लैंक के साथ साथ 1905 में सेम टॉपिक के ऊपर वर्क वाज डन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों का काम इसके अंदर इंकलकेटेड है। प्लैंक वाज द फर्स्ट, देन आइंस्टाइन ने इसमें कुछ चीजें ऐड की। ओके, अब मैं पहले बात करती हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में लिख रखा है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इतना आपको पता है गर्मियों के अंदर हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीजन, ब्लैक कलर सनलाइट की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। अगर आपके घर में तो ब्लैक मार्बल बहुत कम होता है आउटसाइड। मैंने कहाँ देखा है, ज्वालाजी मंदिर में, वहां पे बिल्कुल चेक सिस्टम में उन्होंने बनाया हो ना, जैसे चेक होती है ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। और जब आप कभी वहां मंदिर में जाएं और धूप लगी हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप ब्लैक वाले मार्बल पे खड़े होते हैं तो पैर जलते हैं, और अगर आप व्हाइट वाले पे खड़े होते हैं तो उसके कंपैरेटिव वो थोड़ा सा कूल होता है। तभी गर्मियों के अंदर, समर के अंदर हम क्या करते हैं कि कपड़े किस तरीके के पहनते हैं, लाइट कलर के। ओके, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। मान लीजिए इसने 10 रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, तो जब आप इसको हीट करोगे ना, ये 10 की 10 रेडिएशंस को एज इट इज एमिट कर देगा। इसको बनाना बहुत आसान होता है। आप कोई भी ब्लॉक बना लीजिए, अंदर वाला सरफेस भी ब्लैक पेंट कर दो, बाहर वाला सरफेस भी ब्लैक पेंट कर दो, इट बिकम्स अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा क्या था जिसके लिए क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया? अब देखो, आपने सड़क के किनारे काम करने वाले देखे होंगे जो लोहे के बनाते हैं, दराती और फावड़े और बहुत सा सामान बनाते हैं। तो उन्होंने लोहे को पिघलाने के लिए वहां भट्टी बनाई होती है। ठीक है, तो जब हम किसी आयरन बार को हीट करते हैं, लोहे की छोटे से टुकड़े को हम हीट करते हैं, तो पहले वो रेड हॉट होता है, रेड हॉट आयरन होता है। रेड और गर्म करते हैं, इट बिकम्स ऑरेंज, ऑरेंज मींस लाइट रेड हो गया। और गर्म करते हैं, येलो हो जाता है, रेड कलर कम होता जा रहा है। और गर्म करते हैं, इट बिकम्स व्हाइट, पिघला हुआ लोहा, इट बिकम्स व्हाइट। और उसको और ज्यादा हीट करेंगे, अल्टीमेटली इट विल बिकम ब्लू। और आपको पता है ब्लू फ्लेम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है,
बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आई, देयर इज चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन, कि जब हम आयरन बार को हीट कर रहे हैं रेडिएशन के कलर में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो वेव है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो अगर ये कलर बिगिनिंग में रेड था, हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। मींस अकॉर्डिंग टू बेसिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, गर्म करने पर कलर में चेंज नहीं आना चाहिए। रेड कलर शुड रिमेन रेड। कलर की इंटेंसिटी चेंज हो सकती है लेकिन कलर रेड से ब्लू में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ऑब्जर्वेशन है, प्लैंक ने जब उसको स्टडी किया, देन ही वाज forced to think why it is happening। अगर ये बेसिक वेव थ्योरी के ऊपर काम करता है तो इसको तो ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों आ रहा है? ओके दूसरी बात, मींस चेंज इन कलर होता है जो कि बेसिक थ्योरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बात आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, ये कोई भी मेटल का सरफेस है, आपको पता है इसमें कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव पोर्शन है मेटल का दैट इज नोन एज कैनल। ठीक है, KERNEL, कैनल। तो जैसे ही यहां से एक लाइट, और उसकी एनर्जी क्या है h म्यू, एक लाइट टकराई, रेडिएशन ऑफ लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप कर गया। अब टकराया कौन? फोटोन, और बाहर कौन गया? इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज व्हाई दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं म्यू नॉट, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां से अगर आपने नूरपुर जाना हो, कितना किराया लगता है? 45 रुपीज। तो आपकी पॉकेट के अंदर जाना और आना, चलो आने की बात रहने देते हैं, मान लीजिए आपका घर नूरपुर में है और आपको जाना है, तो मिनिमम 45 रुपीज आपकी पॉकेट में होने चाहिए। तो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज्यादा होंगे नो प्रॉब्लम, रास्ते में कुछ खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, कुरकुरे नहीं खाएंगे, कुछ फ्रूट खा लेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस रेडिएशन की पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, तो वो किसके साथ हम लेते हैं? ये म्यू नॉट क्या है? ये तो म्यू है जो टकरा रहा है। म्यू नॉट इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कि अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है, तो जो म्यू है वो 100 या 100 से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स 45 रुपीज होंगे या उससे ज्यादा तभी आप बस में बैठोगे, अदरवाइज आपको उतार देंगे। और ये जो म्यू नॉट है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। नूरपुर का किराया अलग है, पठानकोट का अलग है, कांगड़ा का अलग है। अलग अलग जाओगे तो अलग अलग किराया लगेगा, डिस्टेंस अलग है, किराया अलग है। उसी तरीके से हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसके अंदर हम सीजियम को यूज करते हैं, सीजियम मेटल, अल्कली मेटल, आप पढ़ के आते हो 10th में। इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, साइज बहुत बड़ा है, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। मींस इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो कम रेडिएशन से भी ये कम कर जाता है। तो दीज आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 1 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो
इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी ना, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला है ये। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां टकराई है ये काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जंप करेगा, कम है तो कम स्पीड से करेगा। इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, यह डिपेंड करता है इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी की लाइट टकराई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। अब ये थी ऑब्जर्वेशन सिंपल ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइन स्पेक्ट्र ऑफ एटम्स की बात मैं बाद में करती हूं। अब जब प्लैंक्स ने ये चीजें ऑब्जर्व की तो ये चीजें जो हैं, ये ऑब्जर्वेशन ये क्लासिकल वेव थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रही थी। देन ही वॉज फोर्स टू थिंक कि व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आप देखिए 1870 के बाद 30 इयर्स लग गए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक जाने के लिए। तो बहुत स्टडी के बाद प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी sorry, and this is known as Planck's quantum theory। इस थ्योरी के हिसाब से सबसे पहली बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन में से, मेटल में से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हम जो लाइट यूज कर रहे हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, फोटोन्स। तो इसका पहला पॉइंट ये था दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ small particles known as photons। क्योंकि वो लाइट का पार्टिकल है, इट इज फोटोन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स एंड लाइट is emitted continuously, लगातार, continuously in small packets known as quanta। उसको बोलते हैं क्वांटा। स्मॉल पैकेट में एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, पैकेट्स में भेजी जाती है एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा। क्वांटा इज अ प्लूरल, सिंगुलर इज क्वांटम। ओके, दूसरी बात, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब अगर इसका आप साइन हटाएं तो इट विल बी एच न्यू, वेयर एच क्या है, एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट इज 6.67 into 10⁻⁻34 joules। तो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट जाउल पर सेकेंड। यहां से आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब तीसरी बात, कितनी एनर्जी, जो एनर्जी एमिट की जाती है इट इज इक्वल टू अ होल नंबर इंटीजर एट एच न्यू। एनर्जी किसके बराबर होगी, होल नंबर, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पैकेट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पैकेट। ओके, व्हाट इफ, तो अगर n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी कितनी हो गई, h न्यू। n इक्वल टू 2 है तो एनर्जी कितनी होगी, 2h न्यू। n इक्वल टू 3 है तो एनर्जी कितनी होगी, 3h न्यू। तो एनर्जी इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ सर्टेन इंटीजर विथ इस बेसिक जो है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर ये जो नंबर है n, ये आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, तो एनर्जी कितनी होगी 6.02 10⁻23 h न्यू। और E इज इक्वल टू, या तो आप n नॉट लिखेंगे या आप लिखोगे Na, तो लेट इट बी Na, एवोगैड्रो नंबर h न्यू। एनर्जी एमिटेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटोन्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटोन्स, जिसमें
एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। मैंने बोला था ना आइंस्टाइन ने भी काम किया है इस पे। आइंस्टाइन ने ये वाली लाइन ऐड की, प्लैंक्स ने ये दो चीजें बता दी कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स एंड इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली इन पैकेट्स, कॉन्टिन्यूअसली, रुक रुक के नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूअसली इन पैकेट्स नोन एज क्वांटा। अब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू एच न्यू। ओके, आइंस्टाइन ने क्या ऐड किया, दैट दिस एनर्जी इज इक्वल टू सर्टेन होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, जो प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी। और अगर ये नंबर 1 2 3 के बाद एवोगैड्रो आ जाता है, मींस 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर, तो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नोन एज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। ये थी प्लैंक्स की थ्योरी। ओके, अब इस थ्योरी को हमें इधर अप्लाई करना है। ओके, अब ये दोनों ही जो ऊपर मैंने लिखी हैं, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, लेट्स सी दैट हाउ इट विल वर्क नाउ। अब देखिए, देयर इज चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है। क्यों हुआ देखें, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इधर से इधर को जाते हुए क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, एनर्जी के, मींस रेडिएशन की एनर्जी चेंज कर रही है। और अगर एनर्जी चेंज करेगी, देखो क्लासिकल वेव थ्योरी के अंदर एनर्जी वर्ड किसी ने यूज नहीं किया। जब एनर्जी चेंज होगी देयर विल बी चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन। तो प्लैंक्स ने इसको प्लैंक्स थ्योरी से एकदम से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जर्वेशंस है बिल्कुल सही कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए म्यू नॉट। ओके, और ये सब मेटल के लिए अलग होती हैं, ट्रू। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ओके, अब मैं यहां एक डायग्राम बनाती हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हमने पहले बनाया था, और उससे मैं एक्सप्लेन करती हूं। ये रहा हमारे पास कोई भी मेटल का सरफेस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने मेटल का सरफेस बना दिया। अब जैसे ही यहां पे रेडिएशन स्ट्राइक की, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल गया। इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ठीक है, एंड इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, एच म्यू नॉट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। अब जो रेडिएशन यहां स्ट्राइक कर रही है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो लाइट यहां से इधर स्ट्राइक करेगी मींस एच न्यू, ये किसके बराबर होगी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को ध्यान से समझिए, जो लाइट यहां स्ट्राइक करेगी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो किसके बराबर होगी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, दिस इज वर्क फंक्शन। अब इसको मैं इधर ले आती हूं, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और मैं ऐसे लिख लूं काइनेटिक एनर्जी एच मैंने कॉमन कर लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब यहां से 3 सिचुएशंस अराइज करेंगी, मैं उन तीनों सिचुएशंस को यहां पे लिख लेती हूं। पहली, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, दूसरी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो उससे ज्यादा होगी या बराबर होगी,
या न्यू नॉट से कम होगी। ठीक, अब देखिए अगर ये इससे ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, h न्यू माइनस न्यू नॉट, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, डेल्टा न्यू। तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड मूव विद अ सर्टेन स्पीड, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू जो फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रही है माइनस वर्क फंक्शन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, 0, मीन्स यहां पे तो इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और जितना गैप ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर ये 0 आ गई मीन्स इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड एंड हैविंग नो काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ मेटल से बाहर निकलेगा, स्पीड उसकी नहीं होगी। अब अगर स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कम है तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बड़ा है तो ये आ जाएगा माइनस h डेल्टा न्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। अब आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने कंचे खेले होंगे, एक कंचे को हटाने के लिए दूसरे से हिट करना पड़ता है, तो अगर ये वेव होती तो जैसे एक्सरेज हमारी बॉडी से क्रॉस कर जाती हैं उसी तरीके से ये वेव भी मेटल के सरफेस में से क्रॉस कर जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्योंकि ये फोटोन पार्टिकल इसको हिट करता है, इसलिए इसको किक करता है और ये बाहर निकल जाता है। और अगर ये पार्टिकल नेचर है तो आप इस तरीके से यहां से प्लैंक्स थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों निकलता है इलेक्ट्रॉन, क्यों काइनेटिक एनर्जी आती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक रेडिएशन स्ट्राइक करेगी ना, एक पैकेट एक को भेजेगा, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा, इंटेंसिटी का मतलब। ओके, हमने एक कैंडल जलाई, लाइट कम हो गई, 2 जला दी, सेम रूम, लाइट बढ़ गई, 3 कैंडल्स जला दी, लाइट और बढ़ गई, 4 कैंडल जला दी, लाइट और बढ़ गई। जितनी कैंडल्स आप लिट करते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट, एक इलेक्ट्रॉन किक आउट, 2 पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन किक्ड आउट, 3 इलेक्ट्रॉन 3 पैकेट किक्ड आउट। तो जितने फ्रीक्वेंसी, जितनी रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि प्लैंक ने बताया है दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ लाइट एंड दैट इज फोटोन। और पैकेट में है, कॉन्टिन्यूअस है, एक हिट, दूसरा हिट, तीसरा हिट, और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर जाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो इन दोनों प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और अब रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर थोड़ा सा खतरा आना शुरू हो गया कि जब ये लाइट के प्रोसीजर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और अभी हम जब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो ये चीजें जो हैं इस हिसाब से तो वो मॉडल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एंड हाइड्रोजन वाज द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि सन की व्हाइट लाइट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके स्पेक्ट्रा को जब स्टडी किया गया, लाइन स्पेक्ट्रा, तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, इस तरीके से हमारे पास 5 बैंड्स आए, एक ऐसे क्लोजली स्पेस्ड, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड वी आर गेटिंग अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रास। और ये जो सबसे पहले वाला था इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेमन एंड नोन एज लेमन सीरीज, एंड सेकंड इज बाल्मर सीरीज, थर्ड इज पैश्चन सीरीज,
and then bracket and fund, P silent, fund series. तो हाइड्रोजन का जब ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके बारे में जो हमारी बेसिक वेव थ्योरी है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. अब अगर आप इसका ओरिजिन देखें तो ये जो फर्स्ट सीरीज थी इट वाज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, इट वाज इन विजिबल रीजन. लाइट के वेरियस रीजन्स के साथ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश की गई और ये तीनों ही इंफ्रारेड के अंदर ऑब्जर्व हुए. अब ये जो स्पेक्ट्रा था इसकी जो लाइंस थी इट वाज स्टडीड बाय रेडबर्ग और उसने एक फॉर्मूला दिया दैट 1 अपॉन लैम्डा, आपको पता है इट इज नोन एज वेव नंबर, इट इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ये जो लाइन स्पेक्ट्रा आया, अलग अलग साइंटिस्ट लेमैन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, फन, इन्होंने अलग अलग लाइट यूज करी. पहले अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर सबको चेक करने की कोशिश की, लेकिन इस रीजन में एक ही सीरीज आई, विजिबल में भी एक ही सीरीज आई और इंफ्रारेड के अंदर 3 तरह की सीरीज हमारे पास आ जाती है. ओके, नाउ N1 और N2 जब इसको स्टडी किया गया, रिडबर्ग ने ये रिडबर्ग कांस्टेंट दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था. तो अगर यहां पे मैं ले लूं सीरीज, ये ले लूं N1 और ये ले लूं N2, तो इट वाज लेमैन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट एंड फन. तो इसका N1 था 1, 2, 3, 4 एंड 5 और N2 की वैल्यू क्या थी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इसका N1 था लो, सबसे जो लोएस्ट था दैट वाज 2 एंड हायर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ये 3 था तो ये 4 से स्टार्ट होगा, ये 4 था तो ये 5 से स्टार्ट होगा और ये 5 है तो ये 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. ये जो फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया था ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अलग अलग सीरीज के लिए N1 इट इज द लोअर नंबर, N2 इज द हायर नंबर फॉर वेरियस लाइंस. कि पहली लाइन एक है तो हायर वाली हो सकती है 2, 3, 4, 5. ठीक है, फिर इसने जो रिडबर्ग कांस्टेंट है दैट इज 1.09 इंटू 10⁻⁵. 1.09 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स. जब हम हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ये स्पेक्ट्रा ही हाइड्रोजन का है. अब रेडबर्ग ने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया कि N1 उसने 2 कांस्टेंट ले लिए, N1 एंड N2. N1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 जो है N2 है वो 2 से स्टार्ट होगा. तो आप अलग अलग सीरीज में, जैसे मान लो लेमैन सीरीज में आप निकालना चाहें तो लेमैन सीरीज के लिए वेव नंबर किसके बराबर होगा, RH कितना है 1.09 10⁵ इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इसका वेव नंबर आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड वाले के लिए आप निकालेंगे, जैसे इसके लिए निकालना होगा तो किसके बराबर होगा 1.09 10⁵, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर. तो ऐसे अलग अलग सीरीज के लिए आप वेव नंबर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडबर्ग्स फॉर्मूला. लेकिन ये सिर्फ वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, यहां कहीं पे भी पार्टिकल का जिक्र नहीं आया. ये चीज ऑब्जर्व हो चुकी थी, रिडबर्ग ने जो काम किया ये चीज ऑब्जर्व थी कि ये स्पेक्ट्रा ऐसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रा आता है. अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आया ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. तब तक जो हमने आज किया है उसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए. तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें. ओके,
पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा दैट जो हाइड्रोजन का आया था अलग अलग लाइंस के साथ, दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रा, अलग अलग सीरीज थी। अब दो स्पेक्ट्रा हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास, वन इज एमिशन एंड द अदर इज एब्जॉर्प्शन। जब भी हम कोई स्पेक्ट्रा निकालते हैं दैट इज ऑलवेज एमिशन। ये रहा सोर्स ऑफ लाइट, यहां से रेडिएशंस आ रही है, हमने स्लिट लगा दी सो दैट हमें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मिले। ये स्लिट में से होकर जब लाइट आगे गई हमने रखा है प्रिज्म, और ये मैं व्हाइट लाइट की एग्जांपल कर रही हूं, सन लिया है, तो उसके अंदर देखो 7 कलर्स का बैंड आ गया। देयर इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, सारे के सारे, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया, जैसे ही सनलाइट एमिट हुई, रास्ते में एक बीकर में एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन रख दिया। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, सनलाइट है व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स हैं, ये उन 7 कलर्स में से लेट इट बी इसने 3 कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, और वो कलर था ब्लू, येलो, ब्लू, चलो 2 कलर कर लिए इसने एब्जॉर्ब, ब्लू एंड येलो। ठीक, अब ये तो इसी में रह गए, ब्लू एंड येलो कलर इसी के अंदर रह गए। अब जो लाइट आगे निकली उसको फिर हमने स्लिट में से पास करवाया, प्रिज्म में से पास करवाया, और यहां पे अब देखो कितने, यहां पे वॉयलेट, इंडिगो, लेकिन ब्लू की जगह पे क्या आएगा, डार्क लाइन, ठीक है जी। येलो की जगह पे क्या आएगी, डार्क लाइन, और फिर आ गया ऑरेंज कलर और रेड कलर का बैंड। जैसे उसमें आए हैं ना, ऑरेंज कलर का बैंड भी आएगा, रेड का भी आया, ग्रीन का भी आया, इंडिगो का भी आया। लेकिन ये जो डार्क लाइंस हैं, ये डार्क लाइन किसकी वजह से आई, जो कलर यहां पे रह गया, मिस हो गया। तो इस तरीके से एमिशन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस, इसके प्रोसीजर में ही डिफरेंस है, सारा कुछ सेम, बस इसके अंदर यहां पे अगर मैं कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल रख दूंगी इट विल बिकम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, ये हमेशा बैंड्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस, और कौन से बैंड्स है ये, कलर्ड बैंड्स एंड कॉन्टिन्यूअस, और ये हमेशा क्या होंगी, डार्क लाइंस। क्योंकि डार्क लाइंस क्यों आएंगी, देयर विल बी गैप, कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी एंड वी विल गेट डार्क लाइंस। कहां पे, इन प्लेस ऑफ, जिस जगह पे जो कलर जो था वो यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, जो रेडिएशन लाइट की इधर एब्जॉर्ब हो गई वो हमें आगे दिखाई नहीं देगी। ये चीज आपने देखी होगी, अगर आप कोई कलर ट्यूबलाइट में देखते हो वो अलग कलर का दिखाई देता है, मर्करी बल्ब में देखोगे तो वो अलग तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट के अंदर बिल्कुल सही कलर दिखाई देता है, बिकॉज ऑल द 7 कलर्स आर देयर, सारे के सारे कलर्स रहते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर कलरेशन हमें दिखाई देती है। तो ये था टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अब आप तीनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एटम्स, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपने देखा ये जो चीजें थी क्लासिकल वेव थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रही थी, और प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी वो इनको स्टडी करने के बाद ही दी कि ये चीजें ऐसे आ रही हैं, तो उसके लिए लाइट की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं हो सकती, देयर आर पैकेट्स, कि एक दूसरा तीसरा, इस तरीके से। और इसको स्टडी करने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी जो उसने दी, अब क्वांटम थ्योरी जो थी दैट बिकेम द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फर्दर। तो उसको बेस बनाकर आगे का जो प्रोसीजर था दैट वाज कैरिड आउट। तो ये था टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास। अब देखिए, हमने प्लैंक की जो थ्योरी थी E इज इक्वल टू एच न्यू। अब आपको पता है न्यू किसके बराबर होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू किसके बराबर होगा, C लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये काफी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इट इज वेवलेंथ। एनर्जी दी होती है, कई बार वेवलेंथ निकालने को बोलते हैं, तो उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर द अपकमिंग वीडियोस।
to know about more exciting regarding development of atomic structure. तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें.